नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम अपनी जो एक सीरीज बना रहे हैं ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर कि उसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में जिनके कारण ईरान एक मेजर प्लेयर बन गया और अल्टीमेटली ईरान और इजराइल के बीच में इस साल 12 दिन की एक मेजर वॉर भी हुई। तो इसको समझने के लिए हमने जो पिछले पार्ट में अपनी वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात किया था कि कैसे ईरान ने अपनी इन्फ्लुएंस इराक में बढ़ा दी, स्पेशली सद्दाम हुसैन को 2003 में जब अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पावर से हटा दिया और वहाँ पर लोकल शिया ग्रुप्स को यूज़ करके कैसे उसकी सोसाइटी और वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर कब्जा कर लिया। और साथ में इस पूरी जो ये उनकी एक रणनीति है अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स को बनाने की मिडिल ईस्ट में, जो वो इराक, सीरिया, लेबनान, अलग अलग कंट्रीज़ में जो उन्होंने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए हैं और जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसके जो मेन आर्किटेक्ट थे कसीम सुलेमानी, उन्होंने कैसे ही इराक के अंदर ईरानियन इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ किया और कैसे ईरान में जो 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद जो शिया मेजॉरिटी कंट्री है ईरान, उसने अपने कैसे शिया ग्रुप्स को अलग अलग कंट्रीज़ में सपोर्ट किया। तो स्पेशली पिछले वीडियो में हमने यही समझा था इराक के अंदर कैसे ये प्ले आउट हुआ। आज हम लेबनान के बारे में बात करेंगे और लेबनान में कैसे ईरान ने अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ किया। और लेबनान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबनान में ही एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो कि एक शिया मिलिशिया ग्रुप है, नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ की सोसाइटी में आज के दिन सबसे पावरफुल एक्टर हिजबुल्लाह है। तो हिजबुल्लाह को कैसे ईरान ने खड़ा किया लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर और कैसे वो इतना पावरफुल हो गया कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ईरान के बाद जो ईरानियन प्रॉक्सी नेटवर्क्स है उनमें हिजबुल्लाह बन गया। क्योंकि हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जिसके पास एक स्टेट है। नॉर्मली स्टेट के पास आर्मी होती है, लेकिन हिजबुल्लाह एक ऐसी छोटी सी नॉन स्टेट एक्टर है जिसके पास पूरा लेबनीज सोसाइटी उनके कब्जे में है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे आज इस वीडियो में और हिजबुल्लाह का राइज कैसे हुआ ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली सबसे पहले हमें लेबनान की बात करनी होगी कि लेबनान का क्या सीन था हिजबुल्लाह के राइज होने से पहले या ईरानियन रेवोल्यूशन होने से पहले जो 1979 में हुई थी। तो लेबनान एक मल्टी एथनिक कंट्री है, वहाँ पर शिया सुन्नी के अलावा क्रिश्चियंस की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 34% लेबनान के अंदर क्रिश्चियंस हैं और 31% शियाज और सुन्नीज हैं और 4% एक और कम्युनिटी है डुरेज जिसको बोलते हैं। मिडिल ईस्ट में कम्युनिटी होती है जो सीरिया में भी है, इसराइल में भी और लेबनान में भी। तो 4% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डुरेज कम्युनिटी से है। ना ये मुस्लिम होते हैं ना ये क्रिश्चियंस होते हैं, इनका अलग ही रिलीजन होता है और एक टाइप का ये भी एक ग्रुप है वहाँ पर लेबनी सोसाइटी में और इनका एक मेन रोल है वहाँ की सोसाइटी में। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स थे लेबनान के अंदर, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स थे जिनकी आपस में कंपटीशन होता रहता था पॉलिटिक्स में। और लेबनान को स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, या फिर जो वहाँ की कैपिटल है बेरूट, जो अपने नाइट क्लब्स और अपनी लेविश लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है बेरूट सिटी, वो मेडिटेरेनियन ओशियन के किनारे है और उस सिटी को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि लेबनान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक डेवलपिंग कंट्री था और उसकी सिचुएशन और अरब कंट्रीज़ के कंपैरेटिव अच्छी थी और वहाँ पर वो इतना ज़्यादा वहाँ लोकल जो वहाँ की पॉलिटिक्स थी वो बाकी स्टेटों से इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड या इफेक्टेड नहीं थी। क्योंकि हमें सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर दो ग्रुप्स बन गए, एक प्रो इजराइल और एक एंटी इजराइल। क्योंकि इजराइल का जो फाउंडेशन है वो 1948 में हुआ मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियनों को उनकी जगह से हटा के। तो इजराइल के फाउंडेशन के बाद से ही वहाँ एक कंपटीशन चला हुआ है इजराइल को हराने के लिए। तो इजराइल को हराने वाले कंपटीशन में स्टार्टिंग में लेबनान इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं था और लेबनीज पॉलिटिक्स इससे कहीं दूर अपनी एक पीसफुल डेमोक्रेटिक पाथ पे आगे बढ़ रही थी। लेकिन 1975 में क्या होता है कि जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड थे यासिर अराफात, वो उनका ग्रुप पहले जॉर्डन में बेस्ड था मेजरली, क्योंकि इजराइल ने उनको अपनी टेरिटरी से, पैलेस्टीनियन टेरिटरी से भगा दिया था। तो उन्होंने अपना बेस बना लिया जॉर्डन में जाके। जॉर्डन एक नेबरिंग कंट्री है बिल्कुल इजराइल के साथ ही लगता हुआ, जैसे इजिप्ट है और लेबनान है। तो जॉर्डन से इनको भगा दिया गया 1972 में वहाँ के किंग हुसैन ने, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर एक थ्योरी है कि उन्होंने किंग को हटाने के लिए एक प्लान बनाया था और जॉर्डन की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे वो कब्जा करना चाहते थे, पीएलओ जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। इसलिए किंग ने उनको वहाँ से भगा दिया और ये सारा ग्रुप आ गया लेबनान के अंदर। तो लेबनान में आने के बाद क्या हुआ कि ऑलरेडी एक एथनिकली डाइवर्स कंट्री था लेबनान, जिसमें क्रिश्चियन भी थे, सिया भी थे, सुन्नी भी थे। अभी एक नए ग्रुप का आना जो कि मेजोरिटी सुन्नी था, तो इससे वहाँ की लोकल पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और जो क्रिश्चियन और शिया ग्रुप्स थे उनको सबसे ज़्यादा इससे सफ़र करना पड़ा। तो इसके बाद वहाँ पर एक सिविल वॉर स्टार्ट होगी लेबनान के अंदर 1975 में और इस सिविल वॉर में सारे ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ने लग गए, शिया सुन्नी के खिलाफ, सुन्नी क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो ये एक फाइट स्टार्ट होगी और इसमें इजराइल ने
क्रिश्चियन फैक्शंस को वहाँ पर सपोर्ट किया, क्योंकि जो क्रिश्चियन ग्रुप थे वहाँ पर वो पीएलओ के अगेंस्ट लड़ रहे थे इजराइल की बैकिंग के दम पे, और उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लेबनी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली जो उनकी कैपिटल है बेरूट उसके अंदर। तो ये जो लड़ाई चली हुई थी इसमें सीरिया भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि सीरिया लेबनान का नेबर है और एक मेजर कंट्री है मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। तो सीरियन प्रेसिडेंट हाफिज अल असाद ने अपनी आर्मी भेज दी लेबनान के अंदर इन ग्रुप्स के बीच में लड़ाई को रोकने के लिए और अपनी इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब जो यहाँ लोकल ग्रुप्स के बीच की जो लड़ाई थी उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो लोग कर रहे थे वो शिया पॉपुलेशन थी, और शियाज अगर आप देखें मैप के अकॉर्डिंग तो लेबनान के साउथ में मेजोरिटी रहते हैं जो इजरायली बॉर्डर के पास में है। तो शियाज को ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा क्योंकि पीएलओ आके साउथ में ही बस गई। तो पीएलओ बाहर के लोग थे, सुन्नी मेजोरिटी वो लोग थे आगे, उनकी वजह से इजरायली जो अटैक हो रहे थे पीएलओ के ऊपर उसमें उस क्रॉस फायर में बहुत सारे लोकल शिया पॉपुलेशन भी मारी जा रही थी इजरायली हाथों से। तो जिसके बाद अब शिया पॉपुलेशन के अंदर भी एंगर इंक्रीज हो गया कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं इस लड़ाई से, तो हमारे ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है इजरायलियों के द्वारा या क्रिश्चियन जो लोकल क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उनके द्वारा। और सीरियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को भेज के और भी ज़्यादा ये जो वॉर थी सीरियन सिविल वॉर, सॉरी लेबनी सिविल वॉर, इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इसके बाद एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ 1982 में, क्योंकि 1979 में जैसे ईरान में रेवोल्यूशन हुई तो वहाँ पर आयतुल्लाह खोमेनी ने जो शिया सफ़र कर रहे थे लेबनान के अंदर उनको एक वहाँ चांस दिखा कि यहाँ अगर हम शियाज को एक मजबूत पोटेंट फोर्स बना देते हैं लेबनीज पॉलिटिक्स में तो हमारा एक प्रॉक्सी नेटवर्क और क्रिएट हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, जैसे उन्होंने इराक में किया आफ्टर फॉल ऑफ सद्दाम। तो यही प्लान के तहत उन्होंने 1982 में एक ग्रुप को फॉर्म किया वहाँ पर जिसका नाम था हेजबुल्ला। तो हेजबुल्ला का एक अरेबिक टर्म है जिसका मीनिंग होता है आर्मी ऑफ गॉड। तो इसका मेन पर्पज़ यही था कि एक तो इजरायलियों से लड़ना जो साउथ में मेजरली अटैक कर रही थी पीएलओ फोर्सेस के अगेंस्ट जो यासिर अराफत की आर्मी थी, और दूसरा मेन पर्पस ये था कि लेबनीज पॉलिटिक्स में जो सुन्नी और क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस उसको कम करके शिया इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। और इसमें इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले वहाँ टारगेट करना स्टार्ट किया इंटरनेशनल एम्बेसीज को और इंटरनेशनल फोर्सेज जो लेबनान में आई हुई थी स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। जैसे सीरियन फोर्सेज आई हुई थी उसी तरह इंटरनेशनल फोर्सेज भी आई हुई थी लेबनान के अंदर सिविल वॉर जब 1975 में स्टार्ट हुई उसके बाद, ताकि ये जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लड़ रहे हैं इनकी लड़ाई को रोका जा सके और फिर से लेबनान को स्टेबलाइज किया जा सके। इसमें अमेरिकन और फ्रेंच फोर्सेज मेजरली रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इनके ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हेजबुल्ला ने स्टार्ट कर दी जिसमें बहुत सारे अमेरिकन और फ्रेंच ट्रूप मारे गए। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को भी टारगेट किया बेरूट में जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए अमेरिकन पर्सनल्स। तो ये हेजबुल्ला ने जो ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था इसको मिडिल ईस्टर्न सोसाइटी और मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में प्रोमिनेंट बना दिया। उन्होंने इतने सारे सुसाइड बॉम्बिंग अटैक किए 1982 और 1983 में कि उसके बाद अमेरिकन और फ्रेंच फोर्सेज को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। और लेबनी सिविल वॉर में अब कोई भी मेजर एक्सटर्नल पीस फोर्स वहां टिक नहीं पाई, सिर्फ सीरियन फोर्सेज और इजरायली फोर्सेज ही वहां कंटिन्यू कर पाई, बाकी सारी फोर्सेज ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि हेजबुल्ला ने उनके ऊपर इतने सारे अटैक्स किए। तो उसके बाद हेजबुल्ला ने जब अमेरिकन और फ्रेंच फोर्सेज चली गई तो बाकी जितने ग्रुप्स थे सुन्नी ग्रुप्स और क्रिश्चियन ग्रुप्स उनको भी टारगेट करना स्टार्ट किया, और साथ में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज जो साउथ लेबनान जहाँ पर शिया मेजोरिटी है वहीं पर जो फोर्सेज उनकी आके टिकी हुई थी और उस पर कब्जा करके बैठी थी उनके ऊपर भी अटैक करने स्टार्ट कर दिए। तो हेजबुल्ला धीरे धीरे करके अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गया लेबनी सोसाइटी के अंदर, और वो फेमस इसलिए हो गए क्योंकि वो इजरायलियों के खिलाफ लड़ रहे थे और सुन्नी पॉपुलेशन शिया पॉपुलेशन स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान थी ये जो सिविल वॉर हो रही थी इससे, और जो इजरायली और पीएलओ काम कर रही थी उनकी टेरिटरी में आके। तो इन पीएलओ और इजरायली की लड़ाई में जो शिया सफर कर रहे थे वो सारे शियाज कहीं ना कहीं हेजबुल्ला को ज्वाइन करने लग गई और हेजबुल्ला की रैंक बहुत जल्दी इंक्रीज हो गई जिसमें बहुत सारे नए फाइटर्स आ गए और ईरानियन मनी और ईरानियन आर्म्स के दम पे इन्होंने एक बहुत बड़ा पोटेंट फोर्स बना लिया। और इसी ग्रुप को एडवाइस करने के लिए जो कसीम सुलेमानी जो आईआरजीसी के हेड थे जिन्होंने इराक के अंदर भी ईरानियन प्रॉक्सी नेटवर्क्स को बनाया था, उन्होंने हेजबुल्ला के राइज में बहुत मेजर रोल प्ले किया और उन्होंने जाके वहाँ आर्म्स भी प्रोवाइड किए हेजबुल्ला को और उनको एडवाइस भी किया। तो 1990 आते आते जो 1975 में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी लेबनान में उसका एक समझौता हो गया, उसको हम बोलते हैं टैफ एग्रीमेंट। तो टैफ एक सिटी है साउदी अरेबिया में जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ क्योंकि लेबनान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि उसमें सुन्नी भी हैं शिया भी हैं और दोनों बराबर हैं, और साथ में क्रिश्चियंस का भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, चंक है वहाँ की सोसाइटी में। तो तीनों के बीच में मेजर पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया उस एग्रीमेंट के अंडर, जिसके अंडर ये था कि जब भी इलेक्शन होंगे लेबनान में तो उसका प्रेसिडेंट जब भी होगा तो वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही बनेगा, और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमेशा सुन्नी कम्युनिटी से होगा, और जो
स्पीकर होगा पार्लियामेंट का लेबनान का, वो हमेशा शिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट ने जो डिवीजन थी सोसाइटी के अंदर शिया सुन्नी और क्रिश्चियंस के बीच में लेबनी सोसाइटी के अंदर, उसको लेजिटिमाइज कर दिया और उसको एक फोर्स दे दी उस एग्रीमेंट के अंडर कि आज से कोई भी प्रेसिडेंट वही बन सकता है लेबनान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता है, और प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जो सुन्नी कम्युनिटी से आता है, और शिया हमेशा स्पीकर ही बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कभी भी नहीं बन सकते। साथ में इस एग्रीमेंट के अंडर ये एग्री किया गया कि जितने भी आर्म्ड ग्रुप्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियन सपोर्टेड हो चाहे वो सुन्नी सपोर्टेड हो, इन सारों को अपने वेपन्स छोड़ने पड़ेंगे। सिर्फ हिजबुल्लाह को अलाउ किया गया कि वो अपने वेपन्स रख सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह 1990s आते आते इतनी पावरफुल होगी कि लेबनीज आर्मी और लेबनीज जो अदर आर्म्ड ग्रुप थे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी लेबनीज सोसाइटी और पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने इस एग्रीमेंट में एक क्लोज डलवा दिया कि हम अपने आर्म्स जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इजरायली साउथ लेबनान से नहीं चले जाते, जो कि शिया एरिया है। तो 2000 तक उन्होंने बहुत सारे अटैक किए इजरायली फोर्सेस के ऊपर इस एग्रीमेंट के बाद, और बहुत सारी उनके फॉरेन जो एम्बेसीज हैं, स्पेशली अर्जेंटीना के अंदर जो उनकी एम्बेसी थी इजरायलियों की, उसको भी हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। उस सुसाइड बॉम्बिंग में बहुत सारे लोग मारे गए। तो हिजबुल्लाह को टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया इन सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने, और इसराइल को मजबूरन 2000 में साउथ लेबनान से विड्रॉ करना पड़ा अपनी फोर्सेस को, क्योंकि उनकी फोर्सेस पे डेली कोई ना कोई सुसाइड बॉम्बिंग या कोई ना कोई रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह करता ही रहता था। तो हिजबुल्लाह एक बहुत मेजर थ्रेट बन गया इजरायली उसके लिए साउथ लेबनान के अंदर, और साउथ लेबनान में उनका जो मिशन था स्टेबलाइज करने का और पीएलओ को भगाने का, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह का जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया 2000 में जब इजरायलियों ने विड्रॉ कर लिया। एक तो ये हो गया कि उन्होंने इजरायलियों को भगा दिया, जिससे उनकी अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इमेज बढ़ गई, क्योंकि इजराइल सबसे बड़ा एनिमी माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज़ के पॉपुलेशन के द्वारा। तो एक कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन लेवल के ऊपर हिजबुल्लाह एक जो कि नॉन स्टेट एक्टर है, जिसका कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है लेबनी सोसाइटी में, जो 1982 में फॉर्म हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि 2000 में इजरायली फोर्सेस को उन्होंने भागने पे मजबूर कर दिया, जैसे तालिबान ने अमेरिकन को मजबूर कर दिया था अफगानिस्तान में। तो उनकी लेजिटिमेसी अरब वर्ल्ड में और लेबनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा ये था कि हिजबुल्लाह ने आर्म्स नहीं छोड़े, और बाकी जितने आर्म्ड ग्रुप्स थे, चाहे वो सुन्नी वाले हों चाहे वो क्रिश्चियन वाले हों, उनके पास आर्म्स नहीं थे। तो हिजबुल्लाह ने वहाँ की आर्मी से ज़्यादा आर्म्स इकट्ठे कर लिए, और लेबनीज पार्लियामेंट और लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत मेजर फोर्स बन गया हिजबुल्लाह। तो ईरान की जो बेट थी, ईरान की जो फंडिंग थी, ईरान के जो आर्म्स थे, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़े करने में, और 2000 आते आते वो सबसे बड़ी पोर्टेंट फोर्स बन गया। अब उसके बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर अटैक करने बंद नहीं किए, और साथ में लोकल पॉलिटिक्स में भी जो सुन्नी पॉलिटिशियंस थे उनको भी टारगेट करने लगे, और साथ में क्रिश्चियंस ग्रुप को भी दबाने लगे। जो क्रिश्चियंस लीडर हिजबुल्लाह के फेवर में बोलते हैं उनको तो उन्होंने चुनावों में सपोर्ट भी किया और वोट भी डलवाए, लेकिन जो ग्रुप हिजबुल्लाह की इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे लेबनी सोसाइटी में, उन सबको हिजबुल्लाह ने या तो मरवा दिया या फिर उनके अगेंस्ट चुनाव में कैंडिडेट खड़े करके उनको हरवा दिया। और वहाँ की मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाई कि वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर पाए, क्योंकि मिलिट्री के पास ना इतना आर्म्स था, और सोसाइटी सेक्टेरियन लाइंस पे डिवाइडेड थी, शिया सुन्नी और क्रिश्चियन लाइंस पे। इसलिए मिलिट्री के अंदर भी ये दिख रहा था, और ज़्यादातर शिया तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे आर्मी में, ज़्यादातर हिजबुल्लाह ही ज्वाइन कर रहे थे। तो हिजबुल्लाह एक बहुत मेजर थ्रेट बन गया लेबनी सोसाइटी के लिए भी 2000 के बाद, और उनको चैलेंज करने वाला लेबनीज पॉलिटिक्स में कोई नहीं बचा। उसके बाद उन्होंने इसराइल के ऊपर भी अटैक अपने बंद नहीं किए, और इसराइल को लगातार टारगेट किया। इसी बीच 2006 में उन्होंने इजरायली फोर्सेस के ऊपर एक अटैक किया, जिसके बाद बहुत सारे इजरायली आर्म्ड पर्सनल मारे गए, जिसके बाद इसराइल ने फिर से इन्वेड कर दिया साउथ लेबनान को, और हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में पहली मेजर वॉर हुई 2006 में, जिसमें बहुत सारी इजरायली कैजुअलिटीज हुई। 10-15 दिन ये वॉर चली, और अल्टीमेटली हिजबुल्लाह के बहुत सारे लीडर्स और कमांडर्स तो मारे गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड कम्युनिटी में ये मैसेज सेंड करने में कामयाब हो गए कि हम इतनी इजीली आर्म्स डालने वाले हैं नहीं, और इसराइल जो कितना ही पावरफुल प्लेयर हो उनके अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं। और ईरानियंस की ये मेजर विक्ट्री थी मिडल ईस्ट में, क्योंकि बाकी अरब कंट्रीज ने साइड लाइन पे बैठ के इस वॉर को देखा, और कहीं ना कहीं सारे अरब कंट्रीज, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतार हो या टर्की हो, वो चाहते थे कि इसराइल इस लड़ाई में जीते, क्योंकि सबको पता है कि हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जो ईरानियन फंडेड और ईरानियन प्रोक्सी नेटवर्क है। तो ईरान की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को देखते हुए मिडिल ईस्ट में सारी कंट्रीज को परेशानी होने लगी, और उन्होंने इसराइल को इस वॉर में डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, और उनकी बैकिंग यही थी कि इसराइल इस वॉर में जीते और हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं वीक किया जाए। लेकिन हिजबुल्लाह इस वॉर से और ज़्यादा मजबूत होकर निकला, और इस वॉर में भी कसीम सुलेमानी जो IRGC के कमांडर थे, जिन्होंने ईरानियन प्रॉक्सी नेटवर्क्स को मिडिल ईस्ट में फैलाया था, वो इस वॉर में ग्राउंड जीरो पे थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल प्लानिंग में पार्टिसिपेट किया, और कैसे इसराइलियों को रिटेलिएट करना इसराइली फोर्सेस के ऊपर, वो सारी प्लानिंग उन्होंने बेरूट और लेबनान की साउथ लेबनान में रह के हिजबुल्लाह के लीडरों के साथ मिलकर इस पूरी स्ट्रेटेजी को बनाया। और हिजबुल्लाह के जो मेन लीडर थे उसमें 2 मेजर लीडर इमर्ज हुए 2006 के बाद या अर्ली 1982 जब से हिजबुल्लाह बना था। तो हिजबुल्लाह में एक लीडर थे हसन नसरल्लाह। हसन नसरल्लाह बेसिकली वहाँ के
हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल विंग के लीडर थे सबसे मेन, जो मतलब जितना भी पॉलिटिकल एजेंडा फॉरवर्ड करना है हिजबुल्लाह का और हिजबुल्लाह का जो रिप्रेजेंट करना है ग्लोबल कम्युनिटी के सामने, वो फेस बन के निकले हसन नसरल्ला, जो कि कसीम सुलेमानी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दूसरा जो मेन बंदा था उनकी, जो मिलिट्री विंग के लीडर थे, उनका नाम था इमद मुगैन। इमद मुगैन ही वो बंदा था जिसने ये सुसाइड बॉम्बिंग्स इन्वेंट की मिडल ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर और इनको प्रोमिनेंट बनाया वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर सॉरी। तो उसके बाद 2006-4 के बाद हसन नसरल्ला और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए लेबनीज पॉलिटिक्स में, क्योंकि इजराइल का जो मिशन था हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करने का 2006-4 के थ्रू, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया और फिर से इजरायली फोर्सेस को लेबनान से विड्रॉ करना पड़ा। 2011 आते आते लेकिन एक मेजर चेंज आया लेबनीज हिजबुल्लाह के अंदर। वो ये हुआ कि 2011 में अरब स्प्रिंग में बहुत सारी कंट्रीज में रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी, जो सीरिया में भी आ गई असाद फैमिली के अगेंस्ट, क्योंकि हम सबको पता है कि असाद फैमिली भी शिया है और जो कंट्री है सीरिया वो मेजोरिटी सुन्नी है, वहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग सुन्नी हैं, 10% ही शियाज हैं। तो शिया एक रूलर सुन्नी कंट्री के अंदर ये हमेशा से ही प्रॉब्लम थी सीरियन सोसाइटी को। लेकिन जैसे 2011 में रेवोल्यूशन हुई तो वो सीरिया में इतनी फैल गई कि असाद के अगेंस्ट सिविल वॉर स्टार्ट होगी। तो इस वॉर में असाद को बचाना ईरान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो ज़रूरी इसलिए था कि अगर असाद कहीं ना कहीं पावर से हट जाते तो जो कॉरिडोर ईरान क्रिएट करना चाहता था मिडिल ईस्ट में, इराक से होते हुए, बगदाद से होते हुए दमस्कस जो कि सीरिया कैपिटल है, उसको पार करते हुए वो लेबनान तक जाना था, जो लेबनान की बेरूट है, क्योंकि बेरूट ही मेडिटेरेनियन ओशन पे एक सिचुएटेड सिटी है। तो वहाँ का जो उनका वो पूरा लैंड कॉरिडोर, उसमें अगर सीरिया कट जाता तो उनकी आर्म्स की जो सप्लाई है हिजबुल्लाह को, वो कहीं ना कहीं रुक जाती। जो आर्म्स और रॉकेट्स और मिसाइल ईरान बना के अपनी कंट्री में हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा था, वो इसी रूट के थ्रू कर रहा था। तो इस रूट में अगर सीरिया के साथ हट जाते तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक तो ये रूट बंद हो जाता, जिससे आर्म्स का सप्लाई हिजबुल्लाह को बहुत दिक्कत वाला मामला हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि खुद असाद अगर शिया है, अगर शिया को पावर से हटा दिया तो कहीं वो सुन्नी लीडर जो आगे आएगा वो कहीं सऊदी या फिर टर्की जैसे कंट्रियों का सपोर्टेड ग्रुप ना हो, जिससे ईरान की सीरियन सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंस कम हो जाती। तो ईरान ने पुतिन के साथ मिलकर, रशियन फोर्सेस के साथ मिलकर इनको सपोर्ट किया सीरियन सिविल वॉर में असाद को। और हिजबुल्लाह के जितने भी ट्रूप्स थे और जितने भी फाइटर्स थे, उन्होंने फ्रंट लाइन पे रह के लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं असाद फोर्सेस को खड़ा किया सिविल वॉर में। वरना असाद इनिशियल 2-3 ईयर्स में सारे मेजर सिटीज़ हार रहे थे, चाहे वो अलेपो हो, चाहे वो होम्स हो, जितने भी मेजर सिटीज़ थे सीरिया के अंदर, वो सब के सब हारते जा रहे थे। इवन डेमस्कस तक रेबल फोर्सेस पहुंच गई थी। लेकिन जब हिजबुल्लाह के ग्राउंड फोर्सेस आई और साथ में एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया रशियंस के द्वारा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बैटल ईरान और असाद के फेवर में जाने लगी और ये सारे रेबल फोर्सेस कमज़ोर पड़ने लगे सीरियन पॉलिटिक्स के अंदर। और ये धीरे धीरे करके जितने भी मेजर सिटीज़ पे इन रेबल्स ने कंट्रोल कर रखा था, अल्टीमेटली अलेपो जो सबसे बड़ा सिटी है डमस्कस के बाद, जो रेबल्स के कंट्रोल में था, 2016-17 आते आते असाद ने और हिजबुल्लाह ने मिलकर उसको भी फ्री करवा लिया। और फिर से असाद का पूरे सीरिया के ऊपर लगभग कंट्रोल बनाने में हिजबुल्लाह का बहुत मेजर रोल था। और इसी वॉर के दौरान ही ईरान ने और हिजबुल्लाह ने बहुत सारे अपने बेस बना लिए सीरिया के अंदर, जहां पर वो वेपन्स की टेस्टिंग कर रहे थे और नए टाइप के मिसाइल्स को डेवलप कर रहे थे। कि उनका टारगेट ये था कि जितने ज़्यादा मिसाइल हम इस एरिया में प्लेस कर लेंगे ईरानियंस का, उनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो अगर कल को हमारी वॉर होती है इसराइल के साथ, तो उनके बिल्कुल नेबर से अगर हम मिसाइलें मारेंगे तो उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इतनी सारी मिसाइल्स को काउंटर नहीं कर पाएगा और उनको वॉर में सरेंडर करना पड़ेगा इसराइलियों को। इसलिए वो हिजबुल्लाह को एडवांस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे थे और बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे थे सीरियन में, ताकि हिजबुल्लाह के जो साइंटिस्ट हैं वो सीख सकें कैसे इन मिसाइल्स को बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्टॉक पाइल इकट्ठा किया जाए, ताकि वॉर की सिचुएशन में इनको इसराइल के खिलाफ यूज़ किया जा सके। तो ये मेजर रोल प्ले किया हिजबुल्लाह ने सीरियन सिविल वॉर में। और सीरियन सिविल वॉर के बाद हिजबुल्लाह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया सीरियन लेबनीज सोसाइटी में और इवन सीरिया के अंदर भी। और मेजर बात यह है कि 2005 में जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर थे साद हरारी के जो फादर थे रफ़ीक हरारी, जो सऊदी अरेबिया सपोर्टेड ग्रुप था, उनको भी असैसिनेट कर दिया हिजबुल्लाह ने और सीरियन प्रेसिडेंट ने मिलकर एक कार बॉम्बिंग में उनको मरवा दिया। तो जिससे सुन्नी लीडरों में कहीं ना कहीं खौफ हो गया कि कोई भी अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ बोलेगा तो वो मारा जाएगा। जब हरारी सेफ नहीं है, जो सबसे मेन लीडर था सुन्नियों का लेबनान के अंदर, तो बाकी सेफ कहाँ होंगे। तो सुन्नी और क्रिश्चियन ने कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सरेंडर कर दिया शिया फोर्सेस के आगे जो लेबनान में थी, जिनको लीड कर रहा था हिजबुल्लाह और उनके लीडर हसन नसरल्ला। तो ये जो ग्रुप था ये ऐसे करके पूरे राइज हो गया। और ईरान की जो बेट थी हिजबुल्लाह के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई और वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि हिजबुल्लाह को एक स्टेट विद इन अ स्टेट कहने लग गए। ग्लोबल लेवल पे जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने हिजबुल्लाह को सबसे स्ट्रॉन्ग माना और लेबनान पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के पास सबसे ज़्यादा मेंबर हो गए
कंपेयर टू अदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पर। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के पास आर्म्स भी थे वहाँ की मिलिट्री से ज़्यादा, उनके पास पार्लियामेंट में भी बहुत सारे मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे हिजबुल्लाह पार्टी को, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, मिलिट्री ग्रुप भी था, और साथ में एक प्रोक्सी फोर्स थी ईरान की जो कहीं ना कहीं थ्रेट थी इजराइल के लिए लेबनी सोसाइटी के अंदर, और बाकी जितने ग्रुप्स थी उनको उन्होंने साइलेंट कर दिया। और जितने भी अरब कंट्रीज थे जिनका लेबनान में इंटरेस्ट था, सिविल वॉर या फिर 1990 में जो टाइप एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद वो अरब कंट्रीज का इंटरेस्ट कम होने लग गया लेबनी सोसाइटी में। उसका रीजन ये था कि अगर हम कोई फंडिंग करेंगे तो अल्टीमेटली लेबनान में हिजबुल्लाह के हाथों में चली जाएगी और हिजबुल्लाह और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा लेबनीज में। तो उन्होंने पोस्ट वॉर 1990 के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन और एड देनी थी लेबनी सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं करी अरब कंट्रीज ने, क्योंकि सऊदी, कतार और यूएई जैसी कंट्री को ये लग रहा था कि सारा पैसा जाना तो हिजबुल्लाह के हाथों में ही है, और हिजबुल्लाह का मजबूत होना कहीं ना कहीं ईरान का मजबूत होना था लेबनान के अंदर, जो कि ये बाकी कंट्रीज चाहते नहीं थे। इसलिए इन्होंने अपने हाथ खींच लिया और जितना भी डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एड प्रोवाइड कराना था इनको, वो इन्होंने नहीं कराया, क्योंकि अरब कंट्रीज के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है और ऑयल एक्सपोर्ट करके वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो उनका पैसा से लेबनीज सोसाइटी को फिर से रीडेवलप किया जा सकता था और फिर से अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता था, जो 1975 से पहले वो थी। तो आज लेबनान की इतनी बुरी हालत है कि लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस चला हुआ है पिछले कुछ सालों से। एयरपोर्ट के ऊपर तो कई बार लाइट चली जाती है प्लेन लैंड होने से पहले, तो प्लेन भी लैंड नहीं हो पाते वहाँ का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेरूट के अंदर, जो कि पहले नाइट क्लब्स और जिसको पेरिस बोलते थे मिडिल ईस्ट का, वो आज इतना वीक सिटी हो गया है। वहाँ एयरपोर्ट्स के ऊपर लाइट और जनरेटर्स भी नहीं है कि अगर एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड करें तो उनको लाइट, रनवे पे लाइट दिखाई जा सके। तो मतलब इतनी खराब सिचुएशन होगी लेबनीज इकोनॉमी की और लेबनी सोसाइटी की कि वो लेबनान कभी भी अब उबर नहीं पाया। और उसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले किया वो हिजबुल्लाह ने किया, क्योंकि हिजबुल्लाह स्टार्टिंग में तो शिया रिसेंटमेंट को कैश करके पावर में आ गया, जो शिया बेचारे शरीफ वहाँ की लोकल पॉपुलेशन मारी जा रही थी, लेकिन बाद में हिजबुल्लाह जो सीरिया में उन्होंने असाद को सपोर्ट करने के लिए किया, उससे उनके अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इमेज खराब होगी, और एक वो इमेज बन गई हसन नसरल्लाह और लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप की कि वो कहीं ना कहीं ईरान का प्रॉक्सी और ईरान के हाथ में खेलता है। तो ईरान जैसे कराएगा वो वैसे ही करेगा, उसका इंटरेस्ट लेबनान को प्रोटेक्ट करना है या लेबनान में प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना नहीं है। उसका मेन मकसद यही है कि कैसे ईरान को और ज़्यादा एंट्रेंच किया जाए, उसके ग्रुप को कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए लोकल लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, ये कैसे उन्होंने लेबनान के अंदर क्रिएट किया, आज इस वीडियो में हमने यही समझाने की कोशिश की। और उसका जो मेन इंपॉर्टेंट फोर्स था हिजबुल्लाह, वो कैसे खड़ा हुआ और कैसे उन्होंने इतने सारे मिसाइल्स और इतना सारा आर्मी डेवलप कर ली कि लेबनान में उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं बचा, और बाकी जितने फैक्शंस कैसे कमज़ोर हो गए और कैसे अरब कंट्रीज़ ने यहाँ से हाथ हटा लिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी सारे के सारे पुल आउट हो गए लेबनान से, कैसे हिजबुल्लाह की इन्फ्लुएंस बढ़ती गई और ईरान की इन्फ्लुएंस के साथ ही पैरेलली बढ़ती रही सीरियन और लेबनी सोसाइटी के अंदर। अब आने वाली वीडियो में हम जो बाकी कंट्रीज़ हैं सीरिया और यमन, उनमें कैसे ईरान की इन्फ्लुएंस बढ़ी और ईरान ने वहाँ पर कैसे प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया, क्योंकि ये जो सारा प्रॉक्सी नेटवर्क था ये कहीं ना कहीं 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद ये प्रॉक्सी नेटवर्क टूटने लग गया। और ये कैसे टूटा वो भी हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज हमारी वीडियो का मेन पर्पस यही था कि जो हिजबुल्लाह एज ए ग्रुप है वो कैसे फॉर्म हुआ और क्यों वो शियाओं का मेजर लीडर बन के उभरा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ईरान के बाद, और आज के दिन ईरान का सबसे मेन प्रॉक्सी फोर्स है वो, और क्यों उनके पास इतनी मिसाइलें और क्यों इजराइल उनसे इतना ज़्यादा डरता है, क्यों इतना बड़ा चैलेंज है वो इजराइल के लिए हिजबुल्लाह। तो ये स्टोरी आज समझाने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया था। अगली वीडियो में हम बाकी प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।